प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आज के व्याख्यान चर्चा में मेरी ओर से भी आप सभी को नमन नमस्कार सुस्वागतम। आज के व्याख्यान चर्चा में एमएससी सेमेस्टर प्रथम रसायन शास्त्र के समस्त विद्यार्थियों का आज की व्याख्यान चर्चा में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत एवं अभिक्रिया वेग को निर्धारित करने वाले टक्करों का सिद्धांत। उक्त विषय एमएससी रसायन शास्त्र सेमेस्टर प्रथम से लिया गया है। इकाई तृतीय से रासायनिक गतिकी के रूप में लिया गया है। प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय के रूप में चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो विषय है उस विषय पर हम अपना व्याख्यान जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उक्त विषयों को फिर से मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित होकर के दोहरा देना चाहता हूं, जिसमें आज का विषय रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत एवं अभिक्रिया वेग को परिभाषित करने वाले प्रदर्शित करने वाले टक्करों का सिद्धांत। उक्त विषय आज का जो विषय है ये एमएससी रसायन शास्त्र सेमेस्टर प्रथम से चुना गया है। इकाई तृतीय से रासायनिक गतिकी के रूप में चुना गया है। प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय के रूप में लिया गया है। आज का विषय प्रिय विद्यार्थियों दो उपविभागों में विभाजित है, जिसमें पहला वाला रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत से जुड़ा हुआ है और द्वितीय वाला जो इसका जो भाग है, अगला वाला जो भाग है अभिक्रिया वेग को निर्धारित करने वाले टक्करों का सिद्धांत है। सबसे पहले बारी आती है रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत के बारे में, जिसमें रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए विगत पिछले वाले वीडियो में हम रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं, परिभाषा, पदों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे, जिसमें अभिक्रिया का वेग था, अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करने वाली विमा थी, मात्रक थे, अभिक्रिया वेग को कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, अभिक्रिया वेग जो है 1:1 के रूप में, n/m के रूप में, और इसके अलावा विजन की मात्रा के रूप में और आंशिक दाब के रूप में हमने विगत रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया वेग से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जो है प्रदर्शित करने के सूत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया वेग कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रारंभिक वेग क्या होता है, दार्शनिक वेग क्या होता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होता है, एम वेग इस तरह क्या होता है, इन तमाम चीज़ों पर हमने खुलकर के रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए प्रमुख अभिग्रहितों पर, प्रमुख सिद्धांतों पर, प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक है उन कारकों में आप देखेंगे जैसे जैसे हम टक्करों के सिद्धांत के आधार पर अभिक्रिया वेग को सुपरिभाषित करेंगे, निश्चित करेंगे, ऐसी स्थिति में ये आवश्यक हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो है टक्करों के सिद्धांत में उसमें प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदों को, अभिग्रहितों को, सिद्धांतों को किस प्रकार से समावेशित किया जाता है। तो इसी क्रम में सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में विगत रासायनिक बलगति से जुड़े हुए श्याम पट्टे पर मैंने जो अंकित किया है, जिसमें है पहला वाला जो था वो तापमान था। इस तापमान में जो है रासायनिक अभिक्रिया की बलगति से जुड़े हुए इस उक्त कारक तापमान पर जब प्राय विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया वेग तापमान से किस प्रकार से जो है परिवर्तित होता है, प्रभावित होता है, तो उन समस्त विद्यार्थियों का, एमएससी रसायन शास्त्र के समस्त विद्यार्थियों का एक लाइन में जवाब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया वेग ताप बढ़ने पर बढ़ता है। लेकिन इसके पीछे कौन सा गतिकी, अभिग्रहित, प्रमुख अभिग्रहित सिद्धांत, संश्लेषित प्रमुख बिंदु जो है इसके पीछे समावेशित होते हैं, सम्मिलित होते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ये जरूरी हो जाता है उन प्रमुख बिंदुओं का, रासायनिक गतिविधि सिद्धांतों का, अभिग्रहितों का, जो ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया को वेग बढ़ाने पर जो उत्तरदायी होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 2 या 3 प्रावस्थाओं के आधार पर ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, परिवर्तित होता है। 3 प्रावस्थाएं, 3 प्रमुख अभिग्रहित जिसके आधार पर इस तापमान के कारक को समझाया जा सकता है, जिसमें पहला वाला जो कारक होता है, जब किसी भी रासायनिक तंत्र में हम किसी भी क्रिया कारक की निश्चित मात्रा को समावेशित करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करवाते हैं, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे वो रासायनिक तंत्र में उपस्थित क्रिया कारकों की में उपस्थित सांद्रताओं में सम्मिलित अणुओं, परमाणु अथवा आयनों में उसमें जो निर्धारित जो सांद्रता की वजह से टक्करें जो संपन्न होती है, इन टक्करों की वजह से जो है विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता की कोटें जो संपन्न होती है, रासायनिक गतिविधियाँ, रासायनिक घटनाएं जो प्रेक्षित की जाती है,
पुनः आपस में अणुओं का, क्रियाकारी पदार्थों का, आणविक प्रक्रियाओं का इस रासायनिक घटना के माध्यम से अणुओं के मध्य जो हलचल प्रक्षित की जाती है, रासायनिक घटनाएं प्रक्षित की जाती है। ऐसी स्थिति में स्थानांतरण की कोटि, अणुओं के मध्य स्थानांतरण की कोटि, घूर्णन की कोटि और कंपन की स्वतंत्रता की कोटियां जो अस्तित्व में आती है, ये समस्त तीनों जो स्वतंत्रता की जो कोटियां स्थानांतरण की, घूर्णन की और कंपन की आपस में मिलकर के गतिज ऊर्जा का निर्माण करती हैं और इस प्रकार से गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। यहीं पर ही जो है रासायनिक अभिक्रिया के तापमान पर निर्भरता संबंधी, यहीं पर यह अभिक्रिया समाप्त नहीं होता। एक दूसरा कारक और भी है जिसमें आरएनएस समीकरण के आधार पर जो है उक्त समीकरण को जो समझाया जा सकता है, तापीय निर्भरता को समझाया जा सकता है। आरएनएस की एक प्रमुख समीकरण है जो सामान्यतः ताप की वेग स्थिरांक अथवा वेग के रूप में इसकी महत्वपूर्ण जो संबंधता को दर्शाता है, k बराबर a e to the power minus e upon RT। उक्त समीकरण जो है आरएनएस समीकरण है जहाँ पर k जो है वेग स्थिरांक को दर्शाता है, a स्थिरांक को दर्शाता है। यहाँ पर देखेंगे e जो है सेकंड ऊर्जा के मान को दर्शाता है, r गैस स्थिरांक होता है, t जो है यहाँ पर तापमान को सुपरिभाषित करता है। उस समीकरण को जब e आधार के रूप में जो हम हल करते हैं, तत्पश्चात जो है इसको जो है लघु गुणक के 10 आधार के रूप में हम इसको जो लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 4 जो है हमारे पास में एक महत्वपूर्ण समीकरण प्राप्त होती है। इस समीकरण से ये सिद्ध होता है कि तापमान बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि उत्क्रम रूप में log के बराबर माइनस ई अपॉन 2.303 2.303 प्लस log a के रूप में जो है उस समीकरण को जो हल किया जाता है। जब इस समीकरण की जो सरल रखा गया समीकरण y बराबर mx प्लस c के रूप में तुलना की जाती है, ऐसी स्थिति में y एक्सिस पर जो निकल कर जो राशि आती है वो log क्या होती है, वेग स्थिरांक का लघु गुणक प्रेक्षित की जाती है। डाल का मान m बराबर जो होता है माइनस ई अपॉन 2.1303 होती है और x एक्स पर जो है 1/t के रूप में इस राशि का मान जो है प्रेक्षित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। और इस प्रकार से आलेख के निरूपण में जो y बराबर log के y एक्सिस पर और x बराबर 1/t x एक्सिस पर लेकर के जो आप देखें गति की प्रोफाइल को खींचा जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ऋणात्मक ढाल वाली और अंतःकरण c बराबर 1/, आप इस वाली स्थिति में c बराबर अंतःकरण c बराबर log a वाली जो है एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और इस प्रकार से प्राय विद्यार्थियों में एक तापमान से जुड़ी हुई कौन कौन सी जो है गतिक प्रोफाइल प्राप्त किया जाता है, प्रेक्षित किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है रासायनिक गतिकी प्रोफाइल ग्राफिक के जरिए हमने श्याम पट्टा पर जो है y बराबर log के x बराबर t के मध्य सरल रेखा खींच करके हमने सुनिश्चित किया है, सुपरिभाषित किया है कि तापमान बढ़ाने पर, इससे भी ये सिद्ध होता है कि तापमान बढ़ाने पर जो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो कारक जो था वो ताप गुणांक वाला भी था। ताप गुणांक भी जो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में शुमार किया जाता है। यदि T डिग्री सेल्सियस पर जो है यदि वेग स्थिरांक का मान kT हो, T + 10 डिग्री सेल्सियस पर जो है वेग स्थिरांक का मान जो है kT + 10 हो, तो ऐसी स्थिति में एक चौंकाने वाला परिणाम रासायनिक बल गतिकी से जुड़ा हुआ ये प्रेक्षित किया जाता है कि जब ताप का मान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ताप गुणांक का मान जो है रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग का मान जो है 2 से 3 गुना प्रेक्षित किया जाता है, जो सर्वथा अपने आप में एक उपलब्धि है कि रासायनिक अभिक्रियाओं का सामान्य परिस्थिति में ताप का मान जो है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग लगभग 2 से 3 गुना में वृद्धि प्रेक्षित करना, ये उपरोक्त जो घटना होती है ताप गुणांक से जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार से 3 कारकों के आधार पर संपूर्ण तापमान को जो हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, 3 बिंदुओं में जो हमने सम्मिलित किया था। इसमें पहला वाला जो है स्वतंत्रता कोटि को सम्मिलित किया था, दूसरा वाला जो है हमने ताप गुणांक को सम्मिलित किया था, तीसरा वाला जो है आरएनएस समीकरण को इसमें शामिल किया था। अब बारे आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग को सुपरिभाषित करने में एक जो सामान्य जानकारी मूलभूत सिद्धांतों में संक्षिप्त में दोहरा देना चाहता हूँ। इसमें जो हमारे पास में ये सांद्रता पर जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से परिवर्तित होता है, प्रभावित होता है। प्राय विद्यार्थियों, जब हम कोई भी क्रियाकारक रासायनिक तंत्र में हम लेते हैं, ऐसी स्थिति में न्यून सांद्रता यदि हम क्रियाकारकों के लेते हैं तो ऐसी स्थिति में कम टक्करें जो है सांद्रता के रूप में प्रभावी होगी, टक्करें कम प्रभावी होगी, रासायनिक अभिक्रिया का वेग कम होगा। यदि हम सांद्रताएं यदि प्रयुक्त क्रियाकारकों की जो प्रारंभ में ज्यादा मात्रा में लेते हैं, ऐसी स्थिति में प्रभावी टक्करों की संख्या का मान बढ़ता है। प्रभावी टक्करों की संख्या का मान बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता कोटि से जुड़ी हुई तीनों प्रकार की स्थानांतरण की, घूर्णन की, कंपन की स्वतंत्रता के कोटि में
उत्तरोत्तर वृद्धि प्रेक्षित की जाती है। ये तीनों प्रकार के स्वतंत्र कोटि अंत में गतिज ऊर्जा को प्रेक्षित करती है, गतिज ऊर्जा के मानों में वृद्धि दर्शाती है। और जब गति ऊर्जा का मान जो बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग का मान बढ़ता है। संक्षिप्त में ये कहा जा सकता है सांद्रता का मान बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मान बढ़ता है, क्योंकि टक्करों की संख्या अणुओं के मध्य पारस्परिक टक्करों की अलग अलग विन्यासों के संगत टक्करों की संख्या का मान प्रेक्षित किया जाता है। इस प्रकार सांद्रता का मान बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग मान बढ़ता है। अगले वाले जो हमारे फैक्टर है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो सतह के क्षेत्रफल पर भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है वो प्रदर्शित किया जा सकता है या प्रभावित होता है। प्रिय विद्यार्थियों, दो प्रकार की जो हमारे पास में ठोस अवस्था होती है किसी भी द्रव्य की, दो प्रकार से जो उसकी अवस्था प्रेक्षित की जाती है। मेरे हाथ में जो चौक है ये शुद्ध ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ की अवस्था को दर्शाता है। यदि मैं इसको जो पीस करके यदि चूर्ण रूप में लेकर के आता हूँ, पाउडर रूप में लेके आता हूँ, ऐसी स्थिति में यह ठोस क्रिस्टलीय ठोस अवस्था जो है चूर्ण रूप में जो है पाउडर रूप में बिखर जाता है। ऐसी स्थिति में जो है सतह का क्षेत्रफल जो है बढ़ जाएगा। सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर रासायनिक ऐसी स्थिति में पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की तुलना में आप देखेंगे सतह का क्षेत्रफल का मान जो होता है कम होता है। जब इसको पीस करके इसके ऊपर फोर्स लगा करके प्रेशर लगा करके यदि इसको चूर्ण रूप में लेकर के आते, जाहिर सी बात है इसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग का मान बढ़ता है। अगला वाला जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एट द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्शन हियर पाउडर फॉर्म, और यहाँ पे लिखा है पाउडर फॉर्म में चूर्ण अवस्था में, यानी कि चूर्ण अवस्था में रासायनिक अभिक्रिया का वेग का मान जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की तुलना में जो ज़्यादा होता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के जो हमारे पास में क्रिया कारक है क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में, इस अवस्था में जो है अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। अणु परमाणु जो है जटिलता से जो है आपस में एक दूसरे से बंधित होकर के एक पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस अवस्था का निर्माण करते हैं। जब इसके ऊपर हम बाह्य अतिरिक्त दाब लगाते हैं, ऐसी स्थिति में चूर्ण अवस्था में लाने पर आप देखेंगे सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। सतह का क्षेत्रफल का मान बढ़ने पर फिर विद्यार्थियों रासायनिक अभिक्रिया का वेग का मान बढ़ता है। अगला वाला कारक जो हमारे पास है रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकृति पर भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किस तरह से प्रभावित होता है। दो प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है रासायनिक विज्ञान में संपन्न होती है। पहले वाली जो अभिक्रिया वो होती है जो तापीय अभिक्रिया होती है। तापीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जो निश्चित तापमान उत्प्रेरक की उपस्थिति में ताप दाब सांद्रता निश्चित उत्प्रेरक की उपस्थिति में विशिष्ट परिस्थिति में संपन्न होती है। ये अभिक्रियाएं जो है तापीय अभिक्रियाएं कहलाती है। दूसरी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती है जो निश्चित तरंग दैर्घ्य के फोटोन के द्वारा संपन्न होती है। तो सामान्यतः जो अभिक्रियाएं किसी भी तरंग दैर्घ्य के फोटोन के द्वारा जो है संचालित होती है, फोटोन जो है संबंधित क्रिया कारक से जुड़े हुए परमाणुओं पर प्रत्यक्ष रूप से बंध पर जो अटैक करके उसको जो है विच्छेदित करता है, उसको अलग अलग करता है और रासायनिक अभिक्रिया का वेग का मान बढ़ जाता है। पहले वाली अभिक्रिया मैंने यहाँ पर एसिटिलीन का हाइड्रोजन के साथ जो है अभिक्रिया का एक दृष्टांत मैंने श्याम पट्ट पर अंकित किया है जो निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संपन्न होती है। और आप देखेंगे एथिलीन का निर्माण होता है। दूसरा वाला अभिक्रिया जो बेंजीन होती है, ये बेंजीन आप देखेंगे ये फोटोन HNU E बराबर HNU ऊर्जा वाला ये फोटोन जिसकी ये HNU वाला जिसमें फोटोन की जो है न्यू आवृत्ति वाला जो होता है क्लोरीन के साथ मिलकर के C6H6 बेंजीन के साथ क्रिया करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर C6H6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। तो जाहिर सी बात है उपरोक्त अभिक्रिया जो तापमान की उपस्थिति में संपन्न होती है उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो आप देखेंगे पहले वाली जो अभिक्रिया है तापीय अभिक्रिया है, दूसरा वाली जो अभिक्रिया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रियाएं होती है जो निश्चित तरंग दैर्घ्य के फोटोन के द्वारा जो है संचालित होती है संपन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसी अभिक्रिया निश्चित तरंग दैर्घ्य के फोटोन के द्वारा संपन्न होती है तो जाहिर सी बात है इन अभिक्रियाओं का रासायनिक अभिक्रिया वेग भी तुलनात्मक ढंग से जो है तापीय अभिक्रियाओं की तुलना में जो है ज्यादा होगा। और मैंने यहाँ पर लिखा है बी प्रकार की अभिक्रियाओं का वेग जो ए प्रकार की अभिक्रियाओं के वेग से ज्यादा होगा। अब अगला वाला जो हमारे पास में है यहाँ पर लिखा है मैंने ध्रुवीय माध्यम की उपस्थिति में यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है ध्रुवीय माध्यम में दो प्रकार की अभिक्रियाएं दो प्रकार से माध्यम से जो है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। इन अभिक्रियाओं में प्रिय विद्यार्थियों आप देखेंगे यदि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है ये रासायनिक अभिक्रिया यदि अध्रुवीय माध्यम में संपन्न होती है तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे क्रियाकारी अणुओं के मध्य जो है आपस में जो है क्रिया करने की क्षमता का मान जो है चूंकि आणविक प्रकृति की अभिक्रिया जो संपन्न हो रही है तो ऐसी स्थिति में भारी अणु आपस में उपस्थित होकर के क्रिया कारक की जो रासायनिक क्रिया के वेग को बढ़ाएंगे तो सही है, लेकिन धीमी गति से जो उक्त रासायनिक अभिक्रिया जो प्रेक्षित की जाती है
क्योंकि आप देखेंगे ये अध्रुवीय माध्यम में जो रासायनिक अभिक्रियाएं जो है संपन्न होती है। तो प्रिय विद्यार्थी हो, यदि आप कोई भी जो रिएक्शन है, जैसे आप देखेंगे एथिल एसीटेट का जल अपघटन है अम्लीय माध्यम में, ध्रुवीय माध्यम में या पोलर माध्यम में, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ये अभिक्रियाएं जो ध्रुवीय माध्यम में संपन्न होती है। ऐसी स्थिति में उपस्थित अणुओं की आणविक अभिक्रियाओं को अतिरिक्त जो है ऊर्जा या अतिरिक्त जो है त्वरितता जो है प्रदान करते हैं, और ध्रुवीय माध्यम में रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है तीव्र गति से बढ़ जाता है, और उसको अध्रुवीय माध्यम की तुलना में हम यूँ कह सकते हैं कि अध्रुवीय माध्यम की तुलना में जो है ध्रुवीय माध्यम कोई भी अभिक्रिया ध्रुवीय माध्यम में संपन्न होती है अम्लीय माध्यम में या कोई क्षारीय माध्यम में। तो ऐसी स्थिति में यदि विलयन के रूप में, द्रव के रूप में यदि कोई भी उसमें जो है ध्रुव जो है चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक रूप में हम प्रयोग में लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप देखें प्रिय विद्यार्थियों रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग का मान बढ़ जाता है। इसके अलावा अगला वाला जो कारक है वो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में प्राय विद्यार्थियों की धारणा होती है। जाहिर सी बात है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई भी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो तीव्र गति से संपन्न होती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया का निर्माण, N2O2 आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण, H2O2 आपस में क्रिया करके HI का निर्माण, हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में क्रिया करके HF का निर्माण करना, कई इस तरह की सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण, कई इस तरह की जो हमारे पास में जो रासायनिक अभिक्रियाएं जो जटिल से जटिलतम और सरलतम अभिक्रिया ज्ञात है, यानी इन उक्त समस्त तमाम अभिक्रियाओं में यदि हम कोई भी उत्पादक हम मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में सकन ऊर्जा का मान जो है, ऐसी स्थिति में जो मिनिमम एनर्जी का मान जो है वो प्रभावित होता है, सकन ऊर्जा का मान कम होता है, और ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रियाएं जो है तीव्र गति से जो है संपन्न होती है। तो ये तमाम वो क्रिया कारक थे, ये तमाम वो विभिन्न प्रकार के जो पहलू थे इन तमाम रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर। इसके अलावा जो एक अन्य दाब का भी होता है, जो दाब का जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है, उस दाब में जो है आप देखें ली शटेलर का प्रिंसिपल, ली शटेलर के सिद्धांतों पर आधारित होता है कि यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया पर यदि हम दाब के प्रभाव का अध्ययन किया जाए तो ऐसी स्थिति में साम्य उस दिशा में जाता है जिधर अणुओं की संख्या का मान कम होता है। ली शटेलर के सिद्धांत का इसको समझाया जा सकता है, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे दाब का मान उत्तरोत्तर अलग अलग सांद्रता और आयतन की अलग अलग परिस्थितियों के मध्य जब अध्ययन किया गया, विश्लेषण किया गया, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे साम्य रासायनिक अभिक्रिया का साम्य जो अग्र दिशा में स्थापित होगा, जहाँ पर अणुओं की संख्या का मान अमोनिया का कम है, टक्करें ज्यादा प्रक्षिप्त होगी, और उसी के अनुरूप देखेंगे आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे स्थानांतरण की स्वतंत्रता की घूर्णन की कोटियां प्रक्षिप्त की जाती है और रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ये तमाम 5-6 वो अभिकारक थे जो सामान्य रासायनिक बलगतिकी के सामान्य परिचय में, सामान्य जानकारी में जो है समावेशित किए गए हैं। आने वाले समय में रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण अन्य विषय पर हम जो है अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल इतना ही, आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए पुनः आप सभी को कोटि कोटि नमन, धन्यवाद, आभार।